नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि अगले 15 दिनों में 2 बड़े धमाके होंगे। पहला धमाका हो गया, यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दूसरा बड़ा धमाका क्या होगा, उस पर पूरे देश भर की निगाह है कि कौन इस एनसीपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होगा। उसकी लड़ाई चल रही है और ये कहा जा रहा है कि पवार का जो पावर है वो कहां केंद्रित होगा, पवार के पावर को कहां शिफ्ट किया जाएगा। 2 बड़े दिग्गज नेता, एक सुप्रिया सुले खुद अजीत पवार की बेटी और दूसरी तरफ अजीत पवार जो लगातार महाविकास आघाड़ी के राजनीतिक कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार बड़े ही टाइम से शरद पवार की कुर्सी पर उनकी नजर थी। लेकिन ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, साथ ही एक तरफ बीजेपी से एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना की वहां पर सरकार है और साथ ही समर्थन भी, और दूसरी तरफ आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी में लगातार 2 फाड़ की बात आ रही है। राजनीति महाराष्ट्र की किधर जा रही है इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि एनसीपी के नेता शरद पवार के ऊपर लगातार कई महीनों से, कई दिनों से दबाव बनाया जा रहा था पार्टी को लेकर के, और अब ऐसे में कल एक बुक लॉन्च के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही इस्तीफा देते ही पार्टी के कई जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की तरफ से अभी भी कहा गया है कि जरा सोचिए, विचारिए, फिर रुक करके फैसला लीजिए। पार्टी को आपकी जरूरत है, पार्टी में आप एक स्तंभ हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था। अब ऐसे में तमाम चीजों तय हैं, अपनी अपनी बातें तो हैं, लेकिन ऐसे में शरद पवार ने 2 दिन का टाइम लिया है। कहा मैं सोचकर बताऊंगा, लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब अध्यक्ष पद पर शरद पवार नहीं बैठेंगे। जो पावर्स हैं वो शिफ्ट किया जाएगा, या तो अजीत पवार या फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले। अब ऐसे में पार्टी किसे एक्सेप्ट करेगी अध्यक्ष पद पर, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है महाविकास आघाड़ी। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिएगा। महाराष्ट्र के सियासत का ये कौन सा चैप्टर है जो आज कल सुर्खियों में है, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि अगले 15 दिनों में 2 बड़े धमाके होंगे। तब सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। धमाका हुआ, वो भी जोरदार। शरद पवार ने जैसे ही अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की, मानो एनसीपी खेमे में भूचाल आ गया। कार्यकर्ता रोने लगे और पार्टी के दिग्गज नेता पवार को मनाने में जुट गए, लेकिन पवार अपनी बात पर डटे। सबको मालूम हुआ कि पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया है, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई केरला से, हमारे जो नेता है अलग अलग राज्यों से, वो सब यहाँ आए हैं। हम लोग मुंबई पे बैठे हैं, तो हम लोग भी आए हैं फिर से जो है साहब को मनाने के लिए। बाकी ऐसी कोई भी मीटिंग बुलाई गई नहीं है। अध्यक्ष पद की सबसे ज्यादा आस अजीत पवार लगाए हुए हैं। उनके साथ साथ अध्यक्ष पद की दौड़ में सुप्रिया सुले का नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन शरद पवार को मनाने में अभी भी पार्टी के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। वहीं शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में इस्तीफों की छड़ी लग गई। एनसीपी में खींचातानी के बीच राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आव्हाड, अनिल पाटिल सहित कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। चर्चे में है, पर लेकिन ऐसी चर्चा मुझे नहीं लगता उसको कोई अर्थ है। हमारा कहना फोकस्ड है कि शरद पवार जी ने इस्तीफा नहीं दी। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जिंदगी को शरद पवार के साथ शुरू होती है और शरद पवार के साथ अंत होती है। हमको ये नामंजूर है कि शरद पवार जी इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने वापस लेना। और शरद पवार जी हमेशा कहते हैं कि लोगों की जो जनभावना है हमेशा उसके साथ चलो। तो आज मैं उनसे बहुत विनम्रता से विनती कर रहा हूँ
कि जनभावना को जानिए। इस्तीफे और मान मनोबल के बीच खबरें ये भी हैं कि पवार का पावर शिफ्ट होगा और सुप्रिया सूले को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि अजीत पवार को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल एनसीपी मुश्किलों में है। देखना होगा कि पार्टी की कमान किसे सौंपी जाती है। क्या अजीत पवार एनसीपी के नए बॉस बनेंगे या सुप्रिया सूले पार्टी की सिरमौर बनेंगी, ये तो भविष्य की बात है और इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब जल्दी से आपको तमाम मेहमानों से मिलवा देते हैं। खबर इतनी बड़ी है तो ऐसे में हमारे साथ आज इस डिबेट में शाइना एनसी होंगी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। राजू वाघ हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे। शब्बीर अहमद विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता हैं। प्रेम कुमार वैश्य पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी देखिए पार्टी में कलह की स्थिति है, मान मनोबल का दौर जारी है, ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं और सवाल कई है, जवाब बहुत कम है। कहा जा रहा है कि सुप्रिया सूले को महाविकास अघाड़ी के राष्ट्रीय स्तर पर कमान दी जाएगी, तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जो कमान है वो अजीत पवार को दी जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सच्चाई कितनी है ये तो समय आने पे सबको पता चलेगा कि बात क्या है। मान मनोबल का जो ये पूरा प्रोग्राम है वो किस लेवल का है। 2 दिन का समय इधर शरद पवार ने मांगा है। राजनीति अपने चरम पर है महाराष्ट्र में। भविष्य क्या है पार्टी का, आज इस पर सवाल जवाब। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए। शब्बीर अहमद विद्रोही नेता एनसीपी के, सबसे पहले उनका रुख करेंगे क्योंकि आप खुद इस पार्टी में हैं, नेता हैं शब्बीर अहमद जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पार्टी है वो इस वक्त आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पार्टी के फ्यूचर के साथ साथ जिस तरीके से अचानक से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है उसके बाद पूरी पार्टी में सनसनी मच गई। आप कैसे अपने विधायकों को रोकेंगे इस्तीफा देने से, ये भी है क्योंकि कहा जाता है कि वो तो सेंटर ऑफ द पावर थे शरद पवार पूरी पार्टी के। ऐसे में जब न्यू हिलेगी तो आसपास के लोग भी जाएंगे, बचाएंगे कैसे उन्हें, पार्टी में कैसे पकड़ के रखेंगे उन्हें? पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और अपने साथ चर्चा में बैठे हुए सहयोगियों का भी अभिवादन करते हुए आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। पहली बात तो सिर्फ ये है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, पद छोड़ा है। और पद छोड़ने के जानते हैं कई फैक्टर होते हैं। एक उम्र का भी तकाजा होता है, स्वास्थ्य का भी तकाजा होता है, और किसी और को अवसर देने की भी भावना होती है। और हो सकता है कि आदमी, या आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि उनकी चल नहीं रही थी इसलिए छोड़ दिए, या ताकत दिखाने के लिए। हम ये मानते हैं कि आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए, वो कैंसर से मुख से ग्रसित हैं और 83 साल की उम्र में चल रहे हैं, और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय अगर लिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आपने इस्तीफा की बात कही कि बहुत से नेता लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पदों से दे रहे हैं। एक बात बता दीजिए कि जिस पार्टी का अध्यक्ष अगर त्याग पत्र दे देता है तो कार्यकारिणी तो अपने आप भंग हो जाती है, उसमें इस्तीफा देने न देने का प्रश्न क्या है। ये एक तरह से वो करना पड़ता है कि हम आपके साथ हैं, आप नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो वो नहीं। जब तक नेता है और पार्टी की नीति है तो पार्टी का हर सिपाही नेता और नीति से जुड़ा हुआ है। पद नेता का अधिकार नहीं है। नेता का अधिकार पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व को रखना, पार्टी को आशीर्वाद देना, पार्टी के लिए कार्य करना, ये चीज है। आज जब पार्टी बनी 99 में, तब से लेकर आज तक एक छत्र हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब थे। उन्होंने अगर इस्तीफा दिया तो वो जानते हैं कि क्यों दिया, लेकिन हम ये मानते हैं कि नए लोगों को अवसर देने के लिए, पार्टी के और आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, नए लोगों को अवसर देने की बात कर रहे हैं। पार्टी में बने हुए हैं, बस पद पर नहीं रहेंगे, तो पावर का शिफ्टिंग हुआ ना। पवार अपने पावर को शिफ्ट करेंगे। पवार पार्टी में है, पद पे पावर पे नहीं रहेंगे। पावर किसके हाथ हो जाएगी आप बता दीजिए। पवार अपनी पार्टी के पावर और कमान को, अजीत पवार या सुप्रिया सूले, आपने ही कहा है, आपने जवाब दिया, उसी में सवाल मैं ले रही हूँ। हाँ, मैं दे रहा हूँ, सुनिए।
जब पावर पैदा होता है तो उसके पावर स्टेशन भी होते हैं। सुप्रिया सूले पावर है, सुप्रिया सूले स्टेशन बन जाएगा, सुप्रिया सूले स्टेशन से सप्लाई होगी। सुप्रिया सूले स्टेशन है, बता सकते हैं सुप्रिया सूले स्टेशन है सर। नहीं, हम ये नहीं जानते। हम पवार साहब ने अजीत पवार बनाइए, कमेटी निर्णय लेके बताएगी। अजीत पवार स्टेशन है क्या? देखिए ये लोग ठीक है, आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप पार्टी के नेता, आप नहीं कह सकते, शीर्ष लोग हैं, आप कह रहे पार्टी के प्रति ये समर्पित है और ये लोगों का पार्टी में वर्चस्व है। ठीक है, तो आप ये दबे मुंह, मैं कह रही हूँ पार्टी की तरफ से दबे मुंह, क्योंकि सुबह से बैठक चल रही है। आप ये बताइए, सुबह से बैठक का दौर है आपकी पार्टी में, दबे मुंह ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सूले पार्टी को लीड करेंगी और महाराष्ट्र यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर अजीत पवार लीड करेंगे पार्टी को। आप बताइए। देखिए, पार्टी को कोई लीड करेगा नहीं करेगा, दिशा निर्देश हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब कमेटी बना करके मांगने का काम किया है, और जब तक वो निर्णय नहीं लेते हैं, हर आदमी जो है संभावनाओं को तलाशता है, कौन होगा क्या होगा, और आप लोग पत्रकार हैं, आप कहीं से भी इसकी तलाश करेंगी। चलिए राजेश जी, जानते हैं राजेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से राजेश जी क्या कहेंगे आप? मेरा एक बात तो सुन लीजिए। बोलिए, आप तो कह ही नहीं रहे पार्टी में कौन बढ़ेगा आगे, किसकी कमान होगी? कोई भी बने, पवार साहब जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। हाँ सॉरी मनीष गुप्ता, हाँ ठीक है, मनीष गुप्ता जी। देखिए, वही घटना हो रही है जो शिवसेना के समय पर हो रही थी। बाल ठाकरे जी को परेशानी थी, बेटे को दूं या भतीजे को दूं, यहाँ भी वही मामला है, बेटी को दूं या भतीजे को दूं। अंत में सारे ज्ञान के बाद यही नजर आएगा, बेटी ही अपनी है, भतीजा पराया है, और यहाँ सत्ता बेटी को जाएगी और भतीजे को उल्लू बनाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आप एक राज्य की कमान दे देंगे अजीत पवार को, बेटी काबिल हो तो नहीं, सवाल मेरा ये, मैं कह रही हूँ तो वो कभी भी हटा देंगे। अगर बेटी काबिल हो तो बेटी को क्यों ना जाए? अरे काबिल ना काबिल का फैसला राजनीति में कभी भी नहीं होता है। प्रयोग न करें भाई, काबिल तो राहुल गांधी भी कितने हैं, इंदिरा गांधी भी थी, जवाहरलाल नेहरू भी थे। काबिल का फैसला जनता करती है। शब्द बोलना बंद करें। आवाज नहीं आ रही शबीर जी, थोड़ा देख लीजिए। मेरा ये कहना है कि इनसे कहिए कि ये उल्लू बोलना बंद करें, साहित्यिक शब्द का प्रयोग करें। हाँ, डॉक्टर राजू वाघ हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को इस वक्त समझ पाना बड़ा जटिल है। लगातार 2 महीने में कुछ ऐसा वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है किसी भी पार्टी के अंदर कि इस वक्त महाराष्ट्र की पार्टी में स्थिरता सबसे ज्यादा कम है। अगर राज्यवार तरीके से हम बात करें तो ऐसी अभी महाराष्ट्र टॉप राज्यों में है, मैं कह रही हूँ 10 राज्यों में से शीर्ष में महाराष्ट्र का नाम आएगा, जहां पर जितनी भी वहां पर लीडिंग पार्टियां राज्य में वो अस्थिर नजर आती हैं। देखिए, कोई पार्टी अस्थिर हो या उनमें स्थिरता नहीं हो, आपको एक बात मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से स्थिरता है और स्थिरता रहने वाली है। रही बात आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का इस्तीफा जो दिया हुआ है, उस इस्तीफे का जो फर्क है वो महाविकास आघाड़ी पे कुछ गिरने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी भाजपा से फारकत लेने की है और भाजपा को सत्ता में नहीं लाने की है। तो महाविकास आघाड़ी के ऊपर भी उसका कुछ फर्क गिरता नहीं। एज अ पॉलिटिकल स्टडी पर्सन आई कैन टॉक अबाउट इट कि पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा मेरे ख्याल से 2 दिन में वो पीछे लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का महाराष्ट्र का माहौल है और जिस तरीके का देश पे विरोधी दल का जो माहौल है, ऐसे वक्त पवार साहब जैसा अनुभवी नेता और पवार साहब जैसा अनुभवी राजकीय तज्ञ इस घड़ी में एक सबकी जरूरत बनी पड़ी है। तो इस घड़ी के दरमियान अगर पवार साहब इस्तीफा देते हैं तो उसका असर सब जगह गिरेगा, और जो पॉलिसी को लेके, जो आइडियोलॉजी को लेके पवार साहब आजकल चल रहे हैं कि किसी भी तरह से जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पे जो किस आइडियोलॉजी की तरफ इशारा है आपकी, किस आइडियोलॉजी की तरफ इशारा है आपकी, क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे हैं, बट जल्दी से। भाजपा की आइडियोलॉजी की तरफ इशारा है और उनके वो दूर रहना चाहते हैं, उनको सत्ता से दूर करने की बात कर रहे हैं। भाजपा के आइडियोलॉजी की तरफ इशारा आप ये कह रहे हैं, भाजपा के आइडियोलॉजी की तरफ? यस,
तो इस तो वक्त इसमें ठीक है, अगर भाजपा, मैं कह रही हूँ ठीक है, अगर भाजपा के आइडियोलॉजी की तरफ इशारा भी है तो भी इस्तीफा देने की बात कैसे आती है? नहीं, इस्तीफा उन्होंने जो दिया है वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि क्यों दिया है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि पवार साहब की ने जो अभी स्थिति देखी है पार्टी की, जो कार्यकर्ताओं की हालत देखी है, उस पार्टी के अंदर सभी पवार साहब के वो पवार साहब जो एक लाइट हाउस है उसके नीचे सब जन साथ में है, कोई दूसरा लाइट हाउस नहीं है, कोई दूसरा पावर हाउस नहीं है। तो ऐसे वक्त पे अगर पवार साहब हट जाते हैं, क्योंकि दूसरा सत्ता केंद्र बनाने के लिए टाइम लगता है और वो बनने के बाद ही कोई हट सकता है, इस वक्त पे अगर पवार साहब हटेंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ है। पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की पूरी राजनीतिक अभी जो संग्राम को परिवार में देखें, परिवार के अंदर लड़ाई को देखें, एकाएक इस्तीफा आता है शरद पवार का, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की ओर मुखर नजर आते हैं शरद पवार, भाजपा से उनका कनेक्शन नजर आता है। अंदरूनी कलह है जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ गया। 2 दिन का समय भी ऑक्यूपाई किया उन्होंने, 2 दिन दीजिए सोच के मैं बताता हूं। नहीं, भाजपा की तरफ उनका रुकाव नहीं है। हाँ, भाजपा को सत्ता में नहीं लाने के लिए हाँ, उनका रुकाव है, इसीलिए उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई। कैसे कैसे अभी आगे कैसे पार्टी के ग्रोथ को देखते हैं आप? पार्टी अपने ही अंदरूनी कलह से उबर नहीं पा रही। प्रेम कुमार जी जी शुक्रिया। देखिए, जो दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, आपने कहा कि सुप्रिया सुले जी के हवाले से कि 2 बम धमाके होने वाले हैं। एक धमाका जो हुआ है वो दरअसल दूसरे बम धमाके की पृष्ठभूमि है। जो दूसरा बम धमाका होने वाला है वो और कहीं से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से हाँ। एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं रहने वाली है। अच्छा। राजनीतिक जगत में सारे लोग ये समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनकी टीम जब अयोग्य हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां पर कौन सरकार बनाएगा? बीजेपी डोरे डाल रही है। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, आपको याद होगा रात के अंधेरे में जो शपथ लिया गया था, हाँ। उसको रिपीट करने की कोशिश। तो ऐसे में शरद पवार जी का इस्तीफा अब अंदरूनी संगठन के भीतर और संगठन के बाहर है। इस पार्टी का नीति नियंता एकमात्र शरद पवार हैं, और जब उनकी वापसी इस्तीफे की होगी तो उस बात की पुष्टि हो जाएगी, और बीजेपी और दूसरे तमाम लोग जो फिर से सरकार बनाने की और तोड़ने का सपना देख रहे हैं, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए यह कदम है। ये मैं जो आज कह रहा हूं, 2 हफ्ते के भीतर ये बात साबित हो जाएगी। जी ये है मनीष जी, ये है प्रेम जी कि इस पार्टी में ऑलरेडी 2 फाड़ हो चुका है, अब ऊपर से सिलिकॉन लगाया जा रहा है। एक बार अजित पवार जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्होंने शपथ ले ली थी, लेकिन क्या हुआ, वापस आ गए। इसका मतलब अंदर ही अंदर दरार है। कहीं ना कहीं रिजाइन करके दोनों को एक एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। ये पैचवर्क है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है कि अगर एकनाथ की सरकार को चाहे कुछ भी हो, मैं मान भी लूं, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी दरार से कैसे बचेगी? माननीय शरद पवार जी साहब अब तक नीति नियंता रहे हैं, ये सच है, लेकिन आगे वो पार्टी को कितना संभाल पाएंगे वो स्वयं जानते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी ने उन्हें पद्म विभूषण दिलवाया है, इसका भी तो काम करना है। जिस तरीके से अदानी के मामले में उन्होंने बयान दिया था कि अदानी के लिए जेपीसी कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्या इशारा करता है? प्रेम जी, हम ये बात क्यों भूल जाते हैं प्रेम जी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का निर्माण कांग्रेस के विरोध पर हुआ था, वो कांग्रेस के सहयोगी नहीं थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का निर्माण कांग्रेस के को तोड़कर हुआ था। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। लो स्टैंडर्ड बातें बोल रहे हैं कि पद्म विभूषण भी बेच दिया गया। प्रेम जी, ये लोग गिरे हुए लोग हैं जो राशन देते हैं, कहते हैं हम 81 करोड़ को जिला रहे हैं, इनसे और कौन सी उम्मीद आप रखते हैं? बताइए, पार्टी में आपके लोग भरोसे के नहीं और गिरे हुए लोग दूसरे हैं? मनीष गुप्ता जी बताइए, आपके पार्टी में भरोसे के लोग नहीं हैं। अब बताइए, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिल गए तो वो गिरे हुए हैं कि नहीं है? जरा बता दो कि वो गिरे हुए हैं कि नहीं है, बताइए ना, अजीत पवार गिरे हुए हैं कि नहीं है? और आने वाले कल में अगर यही शरद पवार जी या अजीत पवार जी अगर भाजपा को समर्थन देते हैं तो क्या वो गिरे हुए होंगे या नहीं होंगे? आज फैसला कर दो।
हम भविष्य पर बात नहीं करते। अगर माइक ले लीजिए शबीर जी, माइक शबीर जी माइक लेके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। माइक ले लीजिए, माइक ले शबीर जी, माइक ले लीजिए। पहली बात ये सुनिए, उन्होंने क्या कहा आप पहले देख लीजिए मैडम। प्रीति जी, शबीर जी की आवाज बढ़ाइए, शबीर जी की आवाज बढ़ाइए, शबीर जी की आवाज बढ़ाइए। शबीर जी माइक को थोड़ा पास लेके, शबीर जी माइक पास लेके बोलिए। ये तो है, हाँ क्या करें? बोलिए। पहली बात ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने पद्म भूषण दिलाई, यानी सिफारिश पर पद्म भूषण मिला। दूसरी बात सुनिए, के लिए रिकमेंडेशन होती है भाई। ये अलग बात है कि कांग्रेस में अपनी खुद की रिकमेंडेशन कर लेते थे, खुद ही भारत रत्न ले लेते थे, लेकिन पद्म विभूषण के लिए निश्चित रूप से रिकमेंडेशन होता है। मैडम सबसे बड़ी बात बताता हूं, शिंदे के जाने के बाद भाजपा सोची कि सरकार बनाने के बाद हम बड़े मजबूत हो जाएंगे क्षेत्रों में, मगर आज शिंदे इनके लिए बोझ बन गए। उनके साथ नेता गए, जनता नहीं गई है। विकास अघाड़ी की ताकत बढ़ रही है। मार्केटिंग के चुनाव से लेकर उपचुनाव तक को देख लीजिए, इनकी सीटें छिन गई। अब ये चाहते हैं कि वहां विकास अघाड़ी में झगड़ा लगाएं। बीजेपी के प्रवक्ता क्या हमारे साथ जुड़ गए? ताकत बढ़े, ये मेन बात है। बीजेपी के प्रवक्ता क्या हमारे साथ जुड़ गए? आयोग होने वाली बात पर सुनिए, हमारे प्रेम जी ने सही कहा कि दूसरा बम फूटेगा, लेकिन आपके हो गए, हम पराये हो गए। अरे प्रेम जी आपके हो गए, हम पराये हो गए। उन्होंने आपके हित की बात कही तो हमारे प्रेम जी हो गए, हमने आपके हित की बात नहीं की तो हम पराये हो गए। अरे शब्बीर साहब, आपस का बंधुत्व को खत्म करते हैं भाई। भाजपा के लोग, अरे वो लोग हैं, हमारे पे तो कमल का निशान भी नहीं लगा। क्या चीज? अरे हम भाजपा के कहां से हो गए? आपको किसने बताया भाजपा के लोग हैं? भाजपा के लोग लड़ाई लड़ा रहे हैं, अरे हिंदू मुस्लिम कर अरे सच कह दिया तो आपको सबर हो गया, एहसास नहीं हुआ? अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया भाई? अभी तो हिंदू मुस्लिम बात नहीं। अरे आपको हिंदू मुस्लिम करके इस माहौल को गर्म करना है क्या? ये तुम्हारे हिंदू मुस्लिम बात अभी किसने शुरू की है बताइए जरा। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस के कुछ कह रहे, प्रवक्ता कांग्रेस के राजू वाघमारे, क्या आपको भी लगता है कि शिंदे पार्टी के हो गए, लेकिन जनता जो है महाविकास अघाड़ी के साथ चल रही है, और ऐसे में अभी भाजपा जो है सोचने को मजबूर है कि आगे क्या करना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र की जनता है। टी वोटर का सर्वे अभी हाल ही में जी सर्वे के अनुसार पूरी तरह से पूरे भाजपा जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 38 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल रही है, खाली 8 सीटें जो है वो भाजपा को मिल रही है। नेता लोग भाजपा के साथ में है, शिंदे के साथ में है, लेकिन जनता पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ में है। तो ऐसे वक्त के ऊपर लोगों का भाजपा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है कि जिस तरीके से भाजपा ने पैसे देके, दबाव तंत्र देके इस महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से निचले स्तर पे लेके गई, तो लोगों के दिमाग में और दिल में शाइना एनसीबी आ गई है। भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ। शाइना जी, आरोप लग रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तो गए पार्टी में बीजेपी के साथ, एकनाथ शिंदे तो, एक सेकंड सवाल बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, लेकिन जो जनता, एक सेकंड रुक तो जाइए, इतने आप क्यों उतावले हो जाते हैं, रुक जाइए शाइना जी। लेकिन जो जनता है, जनता बीजेपी के साथ नहीं गई, महाविकास अघाड़ी के साथ चली गई, जैसा कि एनसीपी के नेता कह रहे हैं। शबीर अहमद, पत्रकार बैठे हैं, प्रेम कुमार जी, वो भी कह रहे हैं कि जनता नहीं जा पाई बीजेपी के साथ, जनता का साथ नहीं मिला, तो एकनाथ शिंदे अभी बीजेपी के लिए बोझ बन गए। और अब बीजेपी, देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है, कोई भी राजनीतिक दल में, शिवसेना हो, एनसीपी हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी को सवाल क्यों पूछते हैं? यहाँ एक इस्तीफा दिया है एक दिग्गज नेता ने, एक नेता जिनका आदर सम्मान हम करते हैं। ये एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करते आए हैं और लगातार वही नाम से हम 24 लड़ेंगे, लोकसभा हो या विधानसभा। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम वो आत्म परीक्षण के साथ जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 11.5 करोड़ सदस्य है, और वो सदस्य
ना सिर्फ दृढ़ निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आते हुए दिन में भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। रही बात परिवारवाद हो या कोई अंदरूनी मामला या फिर एक ढंग से आप देखने जाओ तो किसी के सेहत को लेके सवाल हो, हम सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं एनसीपी के मुद्दे में। जब एकनाथ शिंदे जी ने भी शिवसेना छोड़ के 40 आमदार के साथ आए, क्यों? क्योंकि विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज था। ये महाविनाश आघाड़ी जो है उनका कोई लक्ष्य नहीं है भारत की सरकार, भारत की जनता के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए। वो सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए बैठते हैं और हम सब जानते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने काम तक नहीं किया। शाइना जी कर रहे हैं सरकार है तो सवाल उठाना, ठीक है शाइना जी, कहा जा रहा आरोप लग रहे हैं आप एक पत्रकार हो, आप विश्लेषण कीजिए। बीजेपी कैंडिडेट ढूंढ रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बीजेपी कैंडिडेट ढूंढ रही है, कैंडिडेट, और साथ ही माला लेके वो चल रही है कि कौन सा ऐसा बड़े मतलब कैंडिडेट आए जिसके पास जन समर्थन हो और हम उसे अपनी पार्टी के अंदर, जैसा कि अभी शबीर जी ने भी कहा, प्रेम कुमार जी कह रहे थे, दो बड़े बम धमाके की बात। भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार दे रही है महाराष्ट्र में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से रुक करेंगे। शाइना जवाब पूरा कर लें अपना, जो अब मैंने आपसे सवाल पूछा था। उसके बाद राजू वाघमारे मुंबई से प्रवक्ता कांग्रेस के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले आप अपना जवाब पूरा कीजिए शाइना। मैं यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारे पास नेतृत्व है, डिसिप्लिन है, शासन है, अनुशासन है। हम कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र में न शामिल होते हुए लक्ष्य सिर्फ ये रखते हैं कि हम जनहित में काम करते रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता में। आप जानते हैं कि जब ये महाविनाश आघाड़ी थे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खत्म हुए थे, कहीं भी काम नहीं हो रहा था और स्वाभाविक रूप से जनता ये सवाल पूछती जा रही है कि क्या हो रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और उस परिप्रेक्ष्य में हमने एक स्थिर सरकार दी है। देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे जी है। हम सब जानते हैं कि इस रफ्तार से प्रोजेक्ट चल रहे हैं महाराष्ट्र में और उस दृष्टि से जो कोई हमें जिम्मेदार ठहराए एनसीपी में जो हो रहा है या कोई कांग्रेस में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि गलत होगा। ठीक है, राजू वाघमारे, हाँ राजू वाघमारे प्रवक्ता कांग्रेस के, जल्दी से पूछिएगा। शाइना जी सुन रही हैं। क्या है कि भाजपा कहती है कि हमने कुछ किया नहीं, शिंदे साहब ने कुछ इस्तीफा दी। शिंदे नहीं, पवार, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? इनके जो नेता है देवेंद्र फडणवीस जी। हाँ। राजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शाइना जी से मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है तो एक चीज मैं कहूँ। हाँ बिल्कुल बोलिए शाइना जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब कोई भी इलेक्शन में जा रहे हैं, अलायंस हो या नहीं हो, नेतृत्व से लोग प्रेरित होते हैं। आज आप देखेंगे इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी से प्रभावित है। स्वाभाविक रूप से कोई भी दल के दिग्गज नेता हो, जब शरद पवार जी कहते हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो जाने की वो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें जिम्मेदार ठहराना कोई अलग पार्टी के लिए मुझे लगता है कि गलत होगा। कोई आना चाहे, जुड़ना चाहे, विचारधारा का स्वीकारता करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आप शिंदे फैक्शन को भी पूछिए तो वो बोलेंगे कि हिंदुत्व को लेके उनको बहुत अड़चन हो रही थी क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई नेतागण मिलने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे रीजंस होते हैं कार्यकर्ता और नेतागण जब भी ये निर्णय लेते हैं। एनसीपी के नेता, सबसे पहले बात यह है कि जो नेता पद छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं वो ईडी और सीआईडी की तरफ से जा रहे हैं। ये उनके विचारधारा से नहीं जा रहे हैं। ये तो आपका सोचना है। कह रही है कि हम किसी षड्यंत्र में नहीं रहते। ये आपका सोचना है ना सर? को तोड़ने का ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी में होता है। हाँ। ये तो षड्यंत्र के जन्मदाता है लोग, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है, ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, उसमें हमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं कि आज जिनसे बोझ बन चुके हैं फडणवीस के सर का, क्योंकि जनता नहीं जुड़ रही है, इसलिए वो नए नेता को चाहने के लिए दूसरे के घरों में झगड़ा लगा रहे हैं ताकि ये लड़े और फूट पैदा हो। जितने अघाड़ी टूटेगी उतने भाजपा को फायदा होगा।
प्रीति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के दबाव को शरद पवार साहब ने कहा कि मैं तो नहीं झेलूंगा, अजीत पवार को सामने कर दूंगा और वो भाजपा का समर्थन करे या तटस्थ रहे, नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को कहीं झटका देने की जरूरत तो नहीं है साहेब। अरे साहेब क्या करेंगे, इसका फैसला साहेब के बॉडीगार्ड को नहीं पता रहता तो कार्यकर्ताओं कैसे पता चलेगा। साहिब इस देश के सबसे मंजे हुए राजनीतिज्ञों में से एक हैं। दाएं की बात बाएं को नहीं पता होती, क्या पता उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा का समर्थन करते हैं। माइक हाथ में लेके आपकी आवाज नहीं, माइक हाथ में लीजिए सर। शबीर अहमद, राजू वाघमारे हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? बता रहा हूँ मैडम, पहले पवार साहब ने 8 दिन पहले कह दिया था कि रोटी पलटने का समय आ गया है। पवार साहब ने यह भी कह दिया था कि हमें युवाओं के हाथ में भागना। अरे ये वही पवार साहब है जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था, ये वही पवार साहब है जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था और एनसीपी बनाई थी। एनसीपी का मतलब क्या है, उसमें सी का मतलब कांग्रेस है। ये कांग्रेस को तोड़ा है इन्होंने, तो ये आज भी फिर कांग्रेस को झटका दे सकती है। वो सकते पर तो आप चले जाइए ना, सकते तो कुछ भी हो सकता है, सकते तो ये अरे आप सच को सुनना नहीं चाहते हैं, आईने में अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको सच का पता कैसे चलेगा। एक सवाल शबीर अहमद से, एक सवाल शबीर जी, मेरी आवाज है, मनीष जी की आवाज नहीं है, मेरी आवाज है। मैं ये पूछ रही हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एकनाथ शिंदे अभी इस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए गले की फांस और बोझ बन गए? ये आपको कैसे लग रहा है? देखिए, बादल देखकर उम्मीद लगाई जाती है, गर्मी देखकर लगाई जाती है कि बारिश होने की संभावना है। आज की स्थिति में हमारे यहाँ चुनाव हुए, मार्केटिंग के चुनाव हुए, बाकी सब चुनावे हुए, उन सारे का रिजल्ट एक बार आप नजर से देख लीजिए। जहां इनके वर्चस्व से वो भी सीटें इनसे छीन ली गई। तो ये सारी चीजें देखने के बाद उपचुनाव हुआ, इनकी सिटिंग सीट छीन ली गई। तो ये दिखाई दे रहा है कि जहां भाजपा अकेले लड़ करके शिवसेना उद्धव के साथ में लड़ी थी तो जीती थी, और आज वो हार रही है। इसका मतलब कि वोटर गए नहीं, जहां वोटर नहीं गए हैं तो ये वोट तो रहेंगे ही। अरे शबीर साहब, एनसीपी ने और कांग्रेस ने मिलकर पहले ही भाजपा और शिवसेना के राजू वाघमारे जी बांट लिया था। राजू वाघमारे, एक सेकंड राजू वाघमारे जी बोलिए। राजू वाघमारे प्रवक्ता कांग्रेस की, बोलिए। देखिए, भाजपा की स्थिति महाराष्ट्र के अंदर बहुत बुरी तरह से भाजपा फंस चुकी है। जिस तरीके से शिंदे साहब को तोड़ा गया, 50 फुटे का बात हो गया, गद्दारों की बात हो गई, भाजपा की छवि पूरी तरह से जमीन पे आ गई है। लोग भाजपा को हेट करने लगे हैं, द्वेष कर रहे हैं, और सभी जो चुनाव हुए उसमें भाजपा पूरी तरह से हार गई है। तो ये जो चाइना एंट्री यहाँ बैठ के भाजपा के प्रवक्ता बात करते हैं कि हमने कुछ किया नहीं, शिंदे साहब हमारे साथ आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके उप मुख्यमंत्री ने पूरी खुद बात किया है कि शिंदे को लेके आने के लिए 150 से ज्यादा मीटिंगें उन्होंने दी, 150 से ज्यादा लोगों को मिले। राजू वाघमारे को फ्रेम में लीजिएगा। हाँ, बोलिए राजू जी। उनको जितना भी पैसा देने की बात की थी, वो पूरी बात ये भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने की थी। तो ये बात जाहिर हो गई कि किस तरीके से भाजपा अन्य पार्टी को वोट के अपने पार्टी में लेके आती है। अब तो भाजपा के पास 105 विधायक है, उसमें से 60 विधायक जो है ये भाजपा, ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी से आए हुए हैं। इनके पास इनके कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, किसी को भी डरा धमका के ईडी, आईटी और पुलिस और सीबीआई इसका दबाव बना के अपने पार्टी में लेके आना, और फिर उनको बोलना कि ये सब साफ है और बोलना कि ये हमारे लोग हैं। तो भाजपा की ये नीति महाराष्ट्र के लोगों को रास नहीं। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, ये कितना सच है, कितना सही है? एक बार शाइना अगर हमारे साथ है। शाइना जी, आपको राजू वाघमारे की बातें कितनी सटीक लग रही है महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इस वक्त? ठीक है, शाइना हमारे साथ जुड़ जाएंगी। मनीष जी, कितना सटीक लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से यह बात पूछना चाहूंगा कि उनके पास इस बात को लेकर कोई एविडेंस है?
आने वाले समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने खुद क्या किया है, पूरे जीवन जिस चुनी सरकार ने जिनके इच्छा के विरुद्ध काम करने की कोशिश की, उसको 356 के तहत आपने सस्पेंड कर दिया। आपने राज्य सरकारों को कितनी बार गिराया है, बिना अधिकार के गिराया है। पूरे जन समर्थन के बाद बनी हुई सरकार को कांग्रेस ने गिराया है। ऐसा कोई देश में प्रदेश बाकी नहीं, क्षेत्र बाकी नहीं जहां अपने राज्य सरकार को गिराया ना हो। तो जिनके हाथ राज्य सरकारों के खून से रंगे हो, वो इस तरह की बात करते शोभा नहीं देते। आपके कपड़ों पर खून लग जाएगा। राजू जी अब क्या है, देखिए, कभी भी इनके गिरेबान में झांकने की कोशिश की तो ये 20 साल 25 साल पुराना सब बातें लेके आएंगे। ठीक है। और ये बातें करेंगे। ठीक है। अभी की बात, अगर ये जो एविडेंस की बातें करते हैं, हाँ। मैं कितने लोगों को दिखाऊं कि जैसे कि सत्ताईस जी है, जैसे कि कितने हमारे विधायक हैं कि जिनको इन्होंने भाजपा में लेके गए और उसकी जो इंक्वायरी थी वो पूरी तरह से अपनी पार्टियों की बात सब कह रहे हैं। एक बार प्रेम कुमार जी वैसे पत्रकार से भी समझ लेते हैं। प्रेम कुमार जी से में 50,000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर अच्छा ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड। प्रेम कुमार जी अपनी पार्टियों की बात तो तमाम दल रख रहे। आपने शाइना जी को सुना, प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनकी पार्टी में कोई इस्तीफा दे रहा तो सवाल हमसे क्यों पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेता है शब्बीर अहमद, उनका कहना है कि आप देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी बीजेपी के पास सटीक कैंडिडेट महाराष्ट्र के लिए नहीं, इसीलिए उन्हें कैंडिडेट चाहिए महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ। जनता, आप काबिज तो हो जाइएगा कुर्सी पर, जनता जनादेश कहां से लेकर आएंगे। अभी इस पूरे पक्ष को आगे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पार्टी है जो नकार रही, दूसरी तरफ एनसीपी है, अंदरूनी कलह भी है, बीजेपी है जिन्हें कैंडिडेट चाहिए सब जैसा बता रहे हैं। ऐसे में ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो कहां जाके रुकेगी? ट्रेन में कौन कौन सवार होगा, ये बताइए। जी प्रीति जी, देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण शक्ति है। वह शिवसेना के साथ मिलकर पिछला चुनाव लड़ी और शिवसेना उनसे नाराज हुई कि उनको दिया गया वादा पूरा नहीं हुआ। बीजेपी एक वैकल्पिक सरकार की कोशिश करती है, वो एनसीपी को से तोड़कर अजित पवार को लाने की कोशिश करती है, फेल हो जाती है। यानी हर चीज में बीजेपी है। उद्धव सरकार जब टूटती है तो एकनाथ शिंदे की सरकार भी बीजेपी बनाती है। और इसी में वो दूसरा बम वाली बात जो हम कह रहे हैं कि जो 2 हफ्ते के भीतर अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स चली है, सबको पता है कि क्या फैसला आ सकता है। हाँ। तो हम लोग आ सकता में ही बोलेंगे। और हाँ। वो आ सकता है कि एकनाथ शिंदे सरकार जो है गिरेगी अगर वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो हाँ। एक बार फिर बीजेपी की ही भूमिका होगी कि वो क्या करने वाली है। तो बीजेपी को सफल होने दिया जाए या बीजेपी को फेल होने दिया जाए, हाँ। ये महाराष्ट्र की सियासत में है। तो इसलिए महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर जो कुछ हो रहा है वो उससे बीजेपी अछूती नहीं है। बीजेपी अजित पवार पर मोहर डाल रही है, वैकल्पिक सरकार की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी की बात क्यों नहीं होगी? बीजेपी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि महिला पहलवान देश में धरना पर बैठे हुए हैं। देश की बेटियां आज बेटियां जो है नरेंद्र मोदी जी से देख रही है कि बीजेपी के नेता बेटी पटाएंगे या बेटी पढ़ाएंगे। ये सवाल है, पूरे देश में सवाल है। नहीं, ये कैसा सवाल है? नहीं, ये सवाल है, ये तो अनर्गल सवाल। अभी तो आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप नहीं है, अनर्गल कतई नहीं है। बेटी पटाएंगे या बेटी पढ़ाएंगे, मोदी जी ने स्लोगन दिया, अब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साबित करके दिखाया। तो ये अनर्गल नहीं है जी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब इनके बस टॉपिक खत्म हो गए तो ये आगे निजी तौर पर बातें करने में। सच्चाई ये है कि साहेब ने साहेब के कान मंतर फूका, साहेब ने साहिबी पद छोड़ दिया। अब उसमें दूसरे साहब कौन बनेगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ चैनल पर परेशान हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन निकाल के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इन बातों को कहने से बचना चाहिए। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वरिष्ठ पत्रकार ने किया है, मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है राजू जी। नहीं, मैंने शब्द, मेरे शब्द नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। उन्होंने कभी सॉरी कहा क्या? कहीं नहीं सुने। बेटी पढ़ाओ पर कभी उन्होंने सॉरी कहा क्या? सुने, ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। आप ही तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ या फिर बेटी पटाओ, आपने ही तो कहा अभी।
नहीं, ये प्रधानमंत्री मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहा हूं ना। अच्छा, उन्होंने कहा, उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला उस बात पे, आज तक नहीं बोला। अच्छा, राजू जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी देर से आवाज नहीं आ रही, थोड़ा शांत हो जाए तो राजू जी को हम लोग सुन पाएंगे। बताइए राजू जी, कोई सवाल है? नहीं, मेरा सवाल यही है कि जैसा अभी मान्यवर ने बताया कि महाराष्ट्र के हर कोने के राजनीति में भाजपा जुड़ी हुई है और भाजपा इतनी गिरी हुई है आजकल, तो लोग अपने आप को मैं भाजपा हूँ ये बोलने के लिए शर्म करते हैं। लोग रास्ते पे भाजपा के कार्यकर्ता उतरने के लिए शर्म करते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार लेके आते। ठीक है राजू जी, थोड़ी देर में हाँ बोलिए। पूरी उस काम से पूरी तरह बदनाम हो गई है भाजपा, तो भाजपा के लिए अभी कोई चारा नहीं है। तो लोगों को धमका के ईडी सीबीआई का मतलब करके उसको अपने पार्टी में खींचना, ये इनका काम हो गया है और इसीलिए हर पार्टी में झगड़ा लगाने की कोशिश करती है। कांग्रेस एक ही पार्टी बची है। पार्टी के लोग क्या इतने कमजोर हैं? क्या पार्टी के लोग इतने कमजोर हैं कि कोई किसी पार्टी से किसी को बुलाएगा तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे? नहीं, उनके घर पे ईडी जाती है, उनके वाइफ को, उनके घर वालों को अटक करने की पार्टी भी समय समय पर पार्टी के लोग भी अपने अपना फायदा देखते हैं सर। जिधर घी उधर पार्टी के लोग उधर दूसरे पार्टियों की तरफ चले थे। ईडी और ये ठीक है, वो अपनी जगह आप कहने को कह सकते हैं। एक आदमी से मैं कह रही हूँ कार्यकर्ता पार्टी का, उसके घर में सीबीआई जाके क्या करेगी? आपके फैमिली को अरेस्ट करने की बात भाजपा करती है, आपके घर पे सीबीआई पुलिस का दबाव डालने की बात भाजपा करती है, तो आदमी क्या करेगा? और इनके पास जाने के बाद आपके सभी शबीर अहमद सबसे पहली बात यह है, इस्तीफा देने में आपको कहीं ना कहीं लोटस कमल ऑपरेशन लोटस की बदबू तो नहीं आ रही है सर? नहीं भाई, बदबू मत कहिए, सड़ा नहीं है। कमल में अभी पानी जब सड़ जाता है तब बदबू होता है। इसका मतलब है कि खुशबू की भनक है आपको, इसीलिए मैंने बदबू कहा था। बदबू है, खुशबू की भनक है आपको, इसीलिए मैंने बदबू कहा सर, और आप फंस गए। नहीं, हम फंसे। खुशबू की भनक है आपको? नहीं, हमारा नाक ही नहीं। अरे सर, आप पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तो हम भी अपने चैनल के सधे हुए और मजे जर्नलिस्ट हैं सर। बदबू में फंस गए आप, इसका मतलब है कि लोटस ऑपरेशन की खुशबू पता है आपको? नहीं, देखिए, पहली बात यह है, आज के दौर में दो चीजें ज्यादा काम करती हैं, लोभ और भय। और भाजपा दोनों काम कर रही है, लालच भी दे रही है और ईडी फीडी का भय भी दिखा रही है। और आज की राजनीति में नेता और नीति अगर स्वच्छ हो तो कोई बात की जाए। सबके मन में भावनाएं हैं। देखिए, हम भी अछूते नहीं हैं, हम भी समाज के अंग हैं। अच्छा ठीक है शबीर जी, एक सवाल मेरा, आप मत बताइए। मैं कह रही हूँ ठीक है, पार्टी अगर रिसफल होती, मैं कहती हूँ अध्यक्ष पद पर कोई भी आसीन हो, अजीत जी हो, सुप्रिया जी हो, कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, वापस नहीं आए अगर शरद पवार, और बीजेपी की तरफ से ये अगर कहा जाए कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो क्या महाविकास अघाड़ी बीजेपी के साथ जाएगी? हमें तो उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है? प्रेम कुमार जी, जा सकती है क्या? महाविकास अघाड़ी तो बीजेपी के खिलाफ बना हुआ संगठन है, वो ही चली जाए। आप बोलिए कि कांग्रेस और बीजेपी मिल जाएगी क्या? ये तो वही सवाल है। ठीक है मनीष जी, लेफ्ट और कांग्रेस मिल सकते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी बसपा मिल सकते हैं, शिवसेना और कांग्रेस, लेकिन शरद पवार साहब बीजेपी से नहीं मिल सकते भाई। इसमें कौन सा जादू है? सब कुछ संभव है। नहीं प्रेम कुमार जी, आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस और शिवसेना, साहिब के कान में फूंक मारी, कांग्रेस और साहिब रिजाइन कर गए, कांग्रेस और इसमें लोगों को परेशानी क्यों? कांग्रेस और शिवसेना को किसने देखा था कि दोनों एक साथ आकर सरकार? परिस्थितियां मानव को एक जगह नहीं, आपने महाविकास ठीक है शब्द का इस्तेमाल किया। एनसीपी, हाँ ठीक है प्रेम कुमार जी बोलिए। गठबंधन है। हाँ, नहीं, मैं एनसीपी की बात कर रही हूँ सर। जी, देखिए, एनसीपी का प्रश्न आपका जो है
ठीक है, सवाल आते हैं और ये इसकी संभावना रहती है। अजीत पवार एनसीपी के ही तो रहे हैं जो कि देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में शपथ ले चुके थे, तो इसलिए सवाल है, सवाल में गंभीरता भी है। लेकिन शरद पवार जी के मूव को देखे तो ये मूव जो है ऐसी आशंकाओं को खारिज करने के लिए है। आज शरद पवार से बड़ा कोई वृक्ष अगर एनसीपी में है तो वो जा सकता है, बीजेपी के साथ हाथ मिला सकता है। ये अजीत पवार को चुनौती है सीधे तौर पर जी। अरे भाई, जब शरद पवार साहब ने खुद ही रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी प्रमुख नहीं हूं लेकिन पार्टी के साथ हूं। ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा या तो अजीत पवार या सुप्रिया सुले या कोई तीसरा नेता, कोई ना कोई व्यक्ति तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ना, और वो हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब फर्क सिर्फ इतना है, जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा अगर उसका इशारा बीजेपी का साथ देने का हुआ या ना विरोध ना साथ न्यूट्रल रहने का हुआ तो ऐसे में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बात तो माननी पड़ेगी। आप तो पद्म पुरस्कार भी दे रहे हैं इसीलिए कि उनको पार्टी से जोड़ा जाएगा, तो भाई आपकी बात माननी। 2 दिन देख लीजिए क्या करते हैं शरद पवार, अध्यक्ष कौन रहता है एनसीपी का। भाई आपकी बात तो मानेंगे, आपने तो पद ही दिया इसीलिए कि जोड़ दिया जाए। क्या है, एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसका अध्यक्ष बदलने से पार्टी अपोजिट टर्न तो नहीं लेती, यू टर्न तो नहीं लेती। तो पार्टी का अध्यक्ष अगर ये जो शब्द कह रहे कि बदलता है, जो बदलेगा नहीं, क्योंकि पवार साहब आज की राजकीय स्थिति में पार्टी को इस तरीके से किसी के भी हाथ में देखे नहीं, क्योंकि वही मजबूत है, वही इस पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं, तो वो तो करेंगे नहीं। और अगर किया भी, जैसा चलो माना कि अगर हुआ, तो अगर होने के बाद भी राष्ट्रवादी की जो आइडियोलॉजी अभी की है वो यू तक तो नहीं लेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में पूरी तरह से राष्ट्रवादी शामिल है। लोगों का जो महाराष्ट्र के लोगों का पूरी तरह से जो कल है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है। सभी चुनाव में अभी के वो दिखाई दिया है, सी वोटर के सर्वे में भी दिखाई दिया है। तो जो अच्छा फसल है, जो अच्छी फसल अभी आई है, उसको छोड़ के कोई रेत के सहारा डेजर्ट में क्यों जाएगा भाई। बीजेपी तो अभी अछूत बन गई है, बीजेपी को हाथ लगाना मतलब प्रेम कुमार जी इशारा कर, प्रेम कुमार जी। हाँ। देखिए, राजनीति की नब्ज को समझने में महाराष्ट्र में शरद पवार जी से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं माना जाता। जो राजनीति की धार को समझते हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, तो उस हिसाब से मैं राजू बागमारी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रति गुस्सा है और अगर अदालत का फैसला आ गया कि गलत तरीके से सरकार बनाई गई थी तो ये गुस्सा और भड़क जाएगा। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा हमें, समय थोड़ा कम है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। शब्बीर अहमद से शुरुआत करेंगे, फाइनल कमेंट दीजिएगा शब्बीर जी। सबसे बड़ी बात है कि घर में बैठे बैठे क्यों गम का गाजा करें, बाहर निकले और वक्त का अंदाजा करें। ये सब बातें हैं, भूकंप कहकर नहीं आता है। और कोई अगर आत्महत्या करना चाहे तो वो आपको बताएगा क्या। पार्टी की नीतियों में सर्व धर्म, यानी हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, तो धर्मांधता के तरफ जाने की बातें नहीं आती है। पवार साहब ने भी क्लियर कर दिया वो 72 घंटे की सरकार की कि अगर हम सरकार बनाने के लिए भेजते नहीं तो राष्ट्रपति शासन ये नहीं हटाते, और राष्ट्रपति शासन में ही विधायकों का। राजू वाघमारे जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। राजू वाघमारे जी फाइनल कमेंट। ये महाराष्ट्र के अंदर जो अभी का ये राजकीय भूचाल आया है, इस भूचाल ये 2 दिन में ठंडा हो जाएगा। पूरी तरह से राष्ट्रवादी पार्टी एक होकर शरद पवार साहब के साथ खड़ी रहेगी और महाविकास आघाड़ी जो पहले से है वो और मजबूत हो जाएगी। और आने वाले दिनों में बीजेपी का सफाया महाराष्ट्र में पूरी तरह से होगा। प्रेम कुमार जी फाइनल कमेंट। मैं तो देख रहा हूं कि जनता सीधे जनादेश देने जा रही है कर्नाटक में, और फिर महाराष्ट्र की जनता वहां भी सरकार बदलने जा रही है, और ये बीजेपी का जो है कि दुर्दिन जो है वो शुरू होते मैं देख रहा हूँ। मनीष गुप्ता जी फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की क्षमता शरद पवार साहब में है। तो जहां एक तरफ उनकी पार्टी का टूट का खतरा
इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक अपॉर्चुनिटी में, जिसमें वो कहीं ना कहीं केंद्र में एक बड़ी पावरफुल स्थिति में होंगे, कांग्रेस को झटका भी देंगे। और अजीत पवार और सुप्रिया सुले के साथ जहां बेटी को उन्होंने परमानेंटली सेट कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वहीं अजीत पवार जी मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करके अपनी पार्टी को वो लंबे समय तक चलाएंगे और अपनी सत्ता और साम्राज्य को सेट रखना चाहते हैं। ये उनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में तमाम मेहमान आए, अपने अपनी बातों को रखा और आपने देखा कैसे महाराष्ट्र के सियासत में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपनी तरह से अपनी पार्टी के फेवर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में जनादेश नहीं है, ऐसे में जरूरत पड़ेगी बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार जो इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी में पावर का जो शिफ्ट होगा, पार्टी में जो पावर है वो किसके हाथों में जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। दो धमाके की घटना की चर्चा सुप्रिया सुले ने की थी। उन्होंने कहा था कि 2 बड़े धमाके होंगे, एक धमाका हो गया है, दूसरे धमाके का इंतजार है। इस खबर से जुड़ी तमाम बातों को बताने के लिए अब देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। पल पल की जो अपडेट होगी इस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।